हेलो स्टूडेंट्स, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर और बॉटनी के सेगमेंट का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। कुछ टॉपिक्स रहेंगे। स्टार्टिंग में मैंने डिटेल्स डाल रखे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों को इस चैप्टर में कवर करने हैं और किस तरीके से हम लोग इन टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला आपके पास क्या रहेगा कि हम लोग डेफिनेशन को देखेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब जैव विविधता, जिस चीज़ को हम लोग अपने लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कितनी बायोडाइवर्सिटी अर्थ पर पाई जाती है, उस चीज़ को हम लोगों को डिफाइन करना है। तो हम लोग सबसे पहले जो डेफिनेशन रहेगा किस चीज़ का, बायोडाइवर्सिटी का, उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम लोगों को ये देखना है कि किन किन स्तरों पर हम लोग बायोडाइवर्सिटी को स्टडी कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग 3 स्तर देखेंगे। सबसे पहला हम लोग जेनेटिक लेवल पे, फिर हम लोग स्पीशीज लेवल पे, फिर हम लोग बायोम के लेवल पे, डाइवर्सिटी को स्टडी करेंगे। जेनेटिक लेवल का मतलब रहेगा लेवल ऑफ जीन से, स्पीशीज लेवल का रहेगा लेवल ऑफ स्पीशीज से, और बायोम में आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स आ जाएंगे जिनके बारे में हम लोगों को आगे स्टडी करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ। पृथ्वी पर कितने तरीके की स्पीशीज पाई जाती है, उसको हम लोगों को स्टडी करना है और देखना है कि कितने नंबर ऑफ स्पीशीज अर्थ पर पाए जाते हैं। तो एक हम लोग रफ एस्टिमेशन देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू IUCN क्या है। उसके अलावा जो साइंटिस्ट लोग हैं, साइंटिस्ट लोगों का एस्टिमेशन क्या है कि कितनी डाइवर्सिटी हो सकती है, और कुछ हम लोग एक्यूरेट डेटा को इसमें देखेंगे। नेक्स्ट फिर हम लोगों के पास होगा पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी की अर्थ के अलग अलग पार्ट्स में कहाँ पर किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको हम लोग पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर कवर करेंगे। देन फिर हम लोगों को ये देखना है कि कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण से हमारी बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, और कई सारे ऐसे जीव जंतु, कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं। तो उसको भी हम लोगों को क्या करना है, देखना है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी वाले सेगमेंट में। एंड देन फिर आपका लास्ट सेगमेंट इस चैप्टर का रहेगा जो कि आपका होगा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। हम लोग देखेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या है, कितनी डाइवर्सिटी कहाँ है, फिर किन कारणों से डाइवर्सिटी को लॉस हो रहा है, और फिर उसको हम किस तरीके से संरक्षित कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग उसको कंजर्व कर सकते हैं। उन मेथड्स को हम लोगों को लास्ट सेगमेंट ऑफ चैप्टर में कवर करना है। ये वाला चैप्टर जो है इसमें थोड़ा सा आपके पास क्या रहेगा, नंबर्स रहेंगे ऑर्गेनिजम्स के, कि कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कहाँ पर पाए जाते हैं, या फिर कितने % किस तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ पर हैं। उस पूरे डेटा को आप लोगों को याद रखना है एक्यूरेसी के साथ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का अगला पार्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी जो शब्द है वो दिया किसने है, और उसके अलावा शब्द को पॉपुलराइज किसने किया। तो जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है, शब्द है बायोडाइवर्सिटी, ये किसने दिया था, तो बेटा रोजेन नाम के साइंटिस्ट थे।
इन्होंने क्या किया था, बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया था। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि टर्म पॉपुलराइज बाय, जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है इसको किसने पॉपुलराइज किया, तो इसको पॉपुलराइज करने वाले साइंटिस्ट हैं एडवर्ड विल्सन नाम के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बायोडाइवर्सिटी टर्म को पॉपुलराइज किया यानी कि लोगों तक इस टर्म को पहुंचाया। ये कौन थे, तो ये इकोलॉजिस्ट थे। क्या थे, इकोलॉजिस्ट थे। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इनके बारे में कि ये क्या थे, ये एनवायरमेंटल साइंटिस्ट थे। और उसके अलावा बाकी क्या रहेगा, एक शब्द होता है सोशियो इकोलॉजिस्ट। सोशियो इकोलॉजिस्ट, एनसीईआरटी में एक टर्म लिखा हुआ है कि ही वाज सोशियो इकोलॉजिस्ट। इन्होंने क्या किया है, टर्म जो है बायोडाइवर्सिटी उसको क्या किया, पॉपुलराइज किया यानी लोगों तक पहुंचाया। फिर हम लोगों को ये देखना है कि वेरियस ऑर्गेनिजम्स एंड नंबर ऑफ स्पीशीज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी होगा। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कितने तरीके के नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे अर्थ पर हैं। तो आप जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको ये बताया गया है कि पृथ्वी पर अलग अलग तरीके की वैरायटीज़ पाए जाते हैं, इंसेक्ट्स के अलग अलग वैरायटीज़ पाए जाते हैं आपके पास, चींटियों के, आंट के, और उसके अलावा आप देखेंगे तो बीटल के भी मोर देन 1 लाख स्पीशीज़ पाए जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या रहेगा, मोर देन 20,000 स्पीशीज of ant are there on earth। उसके अलावा आप देखेंगे कि मोर देन 1 लाख स्पीशीज of beetles present on earth। तो इतने सारे तरीके की जो डाइवर्सिटी है वो हमारी पृथ्वी पर पाई जाती है, जिसमें आप लोग ये देखेंगे कि जो चींटियां हम लोगों के आसपास होती हैं वो 1 या 2 वैरायटी की नहीं होती हैं, ये 20,000 तरीके की वैरायटियां जो हैं वो चींटियों की हमारे पृथ्वी पर पाई जाती हैं। देन आप देखते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं वो बीटल्स की, बीटल्स आप लोगों को पता होगा इंसेक्ट की कैटेगरी में आते हैं, इनकी 1 लाख से ज़्यादा स्पीशीज़ पाए जाते हैं। अब यही सारी स्पीशीज़ के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं उनके बीच में प्रेजेंट जो आपके पास क्या रहेंगे, अंतर होंगे, उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, बायोडाइवर्सिटी। नाउ वी आर लुकिंग फॉर आवर डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इस शब्द का मतलब क्या है या इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, तो आप देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी जो शब्द है वो खुद से ही खुद को डिफाइन करता है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो शब्द है बायो का मतलब होता है लिविंग, और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंसेस। आप कैसे बोलोगे कि कोई चीज़ किसी चीज़ से डाइवर्स है, जब वो या तो अपीयरेंस में या किन्हीं अदर कैरेक्टरिस्टिक्स में उससे क्या होगी, अलग होगी, तभी आप बोलोगे कि ये डाइवर्स है। डाइवर्स का मतलब क्या होगा, डिफरेंट। क्या होगा, डिफरेंसेस। तो अगर हम लोग इस शब्द से इसको डिफाइन करेंगे बायोडाइवर्सिटी, तो डिफरेंसेस अमंग लिविंग, डिफरेंसेस अमंग living organisms on earth is called biodiversity।
डाइवर्सिटी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। अब ये डाइवर्सिटी की ज़रूरत क्यों है? हम लोगों को क्यों इन डिफरेंसेस की आवश्यकता है? तो हम लोगों को इन डिफरेंसेस की ज़रूरत इसलिए है कि एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग होगा तो क्या होगा कि उसके पास बेटर एडप्टेशन के चांसेस होंगे। हो सकता है कि एक स्पीशीज किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ हैबिटेट में ग्रोथ नहीं कर पा रही है, लेकिन उसी की दूसरी स्पीशीज जो है वो उस आपके एनवायरनमेंट में क्या कर पा रही है? ग्रोथ कर पा रही है। तो उसको आप बोल सकते हो कि एक एडवांटेज हो जाता है डाइवर्सिफिकेशन का, कि सर्वाइवल का एडवांटेज हो जाएगा। उसके अलावा बेटर क्वालिटी जो है वो हम लोगों को मिल जाते हैं। आप देखते हैं कि आपके अराउंड में डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स आते हैं जो अलग अलग वेराइटीज़ के होते हैं, यानी फ्रूट तो वही होगा लेकिन उसकी जो वेराइटीज़ होती हैं वो अलग अलग होती हैं। आपने देखा होगा एक एक जगह से अलग जगह पे जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या मिल जाती हैं? वैरायटीज़ डिफरेंट मिल जाती हैं। जैसे अगर हम लोगों ने अभी देखा कि मोर देन 20,000 ऑफ स्पीशीज़ ऑफ आंट हैं। मान लीजिए कुछ स्पीशीज़ ऐसे हैं जो अर्थ के बढ़ते हुए टेम्परेचर को नहीं टॉलरेट कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ एलिमिनेट हो जाए, लेकिन पूरे 20,000 हो सकते हैं क्या? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से हम लोग देखें 1 लाख स्पीशीज़ ऑफ बीटल हैं। किसी कारणवश अगर वो बीटल्स क्या होते हैं, कुछ कैटेगरीज उनकी जो रहेंगी, कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो सर्वाइव नहीं भी कर पाएँ, तो क्या होगा? अदर स्पीशीज़ तो पृथ्वी पर बनी रहेंगी ना। सेम हियर विद आपके एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है कि हमारे पास कितना है? 30,000 जो आपके पास क्या रहेंगे? वेराइटीज़ ऑफ राइस जो हैं वो भी आपके अर्थ पर प्रेजेंट हैं। अर्थ पर क्या ओवरऑल डिफरेंट कंट्रीज में है। आप लोगों ने राइस को देखा होगा कि राइस की भी बहुत सारी वास्ट वेराइटी ऑफ राइस इज प्रेजेंट। आप लोगों ने राइस को देखा होगा, जो चावल हम लोग खाते हैं राइस होता है, ये अलग अलग क्वालिटी का होता है। जैसे बासमती राइस होगा वो अपना उसका कैरेक्टर अलग होगा। उसके अलावा आप नॉर्मल राइस खाते हैं, उसका एरोमा अलग होता है। एरोमा मतलब खुशबू। आप बासमती राइस में देखेंगे तो आपको एक अलग एरोमा फील होगा, आप नॉर्मल राइस को खाएंगे आपको उसमें अलग एरोमा फील होगा। उसी तरीके से आप जो डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ राइस को मार्केट में देखते हैं, आपको ब्राउन राइस भी मिलेगा। तो ये है तो राइस ही, राइस एक स्पीशीज़ है। और फिर उसी के जो डिफरेंट आपके पास क्या रहेंगे? स्पीशीज़ रहेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स रहेंगे, उनके बारे में हम लोग देख रहे हैं कि इतने सारे वेराइटीज़ इन सभी चीज़ों के पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब हम लोग लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी में देखेंगे कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है वो अलग अलग जो आपके क्या रहेंगे स्तर होंगे, वो कहाँ से कहाँ तक कौन कौन से स्तर पर हमको बायोडाइवर्सिटी देखनी है तो वो देखेंगे। लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी में आप देख सकते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी अर्थ पर पाई जाती है वो आपकी फ्रॉम अ मैक्रोमोलिक्यूल, एनसीईआरटी कंसीडर करती है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल टू द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर जो है वहाँ तक बायोडाइवर्सिटी, दैट इज बायोम बोलते हैं हम लोगों को, बायोम कहा जाता है, वहाँ तक जो बायोडाइवर्सिटी है वो पाई जाती है। तो इसको हम लोग आगे देखते जा रहे हैं कि कितना जो आपके पास क्या रहेगा जो बायोडाइवर्सिटी है वो होती है। तो देखेंगे लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में बायोडाइवर्सिटी के 3 लेवल है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी और स्पीशीज डाइवर्सिटी। हम लोगों को देखना है कि जो बायोडाइवर्सिटी है कितना है, तो बायोडाइवर्सिटी आपकी पाई जाती है बेटा फ्रॉम
बिफोर लुकिंग दिस हम लोग क्या देखेंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी है ना वो मैक्रोमोलिक्यूल से लेकर के बायोम्स तक किस तरीके से है, ठीक। तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन होंगे, आरएनए होंगे, डीएनए होंगे, प्लस क्या होगा कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सेट्रा। उसके बाद हम लोग देखते हैं इन्हीं मैक्रोमोलिक्यूल से मिलकर के हमारा क्या बनता है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन बनता है, यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स। फिर हम लोग देखते हैं कि जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कंबाइन होकर के टिश्यूज को बनाते हैं, फिर टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, देन फिर हम लोग अलग अलग जो बायोम लेवल पे देखेंगे कि बायोम लेवल पे किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी होगी। यही फिर डाइवर्सिटी को हम लोग जेनेटिक लेवल पे, इकोलॉजिकल और स्पीशीज लेवल पे देखते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल लाइक प्रोटीन आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो चैप्टर बायोमोलिक्यूल है, बायोमोलिक्यूल में आप लोगों ने मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर मैक्रोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि आपके पास क्या रहेंगे, प्रोटीन्स हैं, आरएनए, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट माइक्रोमोलिक्यूल्स भी होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट, आप लोगों ने मॉलिक्यूलर वेट के बारे में पढ़ा होगा कि जिनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से क्या होगा, कम होगा, वो माइक्रोमोलिक्यूल है। और जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 800 डाल्टन से क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसको आप मैक्रोमोलिक्यूल्स कंसीडर करते हैं। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। अब हम लोगों को ये देखना है कि जब मैक्रोमोलिक्यूल के लेवल पर ही वेरिएशन है तो हर जगह पे आपको वेरिएशन, डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। प्रोटीन्स आर डिफरेंट फ्रॉम आरएनए, आरएनएज आर डिफरेंट फ्रॉम डीएनए, डीएनएज आर डिफरेंट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। अब उसके अलावा भी आप देखेंगे कि प्रोटीन क्या केवल एक ही तरीके का पाया जाता है, नहीं, आपको बॉडी के अंदर हजारों तरीके के प्रोटीन देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे आरएनए, आपने 3 डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए तो मेन आरएनए पढ़े हैं, उसके अलावा भी आप देखेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए देखने को मिलेंगे। सेम हियर विद डीएनए, डीएनए क्या केवल एक ही तरीके का होता है, नहीं, आप लोगों ने एडीएनए, बीडीएनए, जेडडीएनए, डीएनए के बारे में भी पढ़ा हुआ होगा। नेक्स्ट फिर आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है, शुगर। तो शुगर के आपके पास क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी के अंदर होते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन आप देख सकते हैं फ्रॉम मैक्रो मॉलिक्यूल टू दी बायोम, आपके पास डाइवर्सिफिकेशन पाया जा रहा है, जिसको फिर हम लोगों ने कैटेगराइज किया हुआ है जेनेटिक लेवल में, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में और स्पीशीज डाइवर्सिटी में। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पे। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है 2 तरीके के सेल्स पाए जाते, एक प्रोकैरियोटिक पाए जाते और एक यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल पाए जाते हैं। देन फिर आप देखते हैं सेल ऑर्गेनल्स। जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं विद इन द सेल भी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। सेल के अंदर अलग अलग तरीके के क्या पाए जाएंगे, स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एक्सेट्रा। अब क्या ये सभी एक दूसरे से दिखने में सिमिलर हैं? नहीं, ये एक दूसरे से दिखने में भी सिमिलर नहीं है, इनका फंक्शन भी सिमिलर नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि सेल के लेवल पर भी डाइवर्सिटी है, विद इन द सेल भी डाइवर्सिटी है। देन आप देखते हैं टिश्यूज, तो आपने अलग अलग तरीके के टिश्यूज देखे होंगे। आपने एपिथेलियल, आपने कनेक्टिव टिश्यूज देखे, आपने वेस्क्यूलर टिश्यूज देखे प्लांट में, ये आपके पास एनिमल्स में थे, एक्सेट्रा। तो
आपको और भी रेंज के टिश्यूज देखने को मिलते हैं आपकी बॉडी में, बहुत सारे तरीके के टिश्यूज पाए जाते। विद इन एपिथेलियल टिश्यूज भी आपको 5 टाइप ऑफ टिश्यूज जो हैं वो आप लोगों ने पढ़े होंगे, फिर उनके भी सब टाइप्स आप लोगों ने पढ़े। देन कनेक्टिव टिश्यूज को भी आपको पता है, लार्ज वेराइटी ऑफ टिश्यूज आर देयर जो आपकी बॉडी को कनेक्ट करने का काम करते हैं। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि आपके पास मस्कुलर टिश्यूज हैं, इवन आपके मसल्स भी एक ही तरीके के नहीं हैं, उनमें भी डाइवर्सिफिकेशन है। देन फिर आप देखते हैं कि शीज को बेटा कि आपके पास न्यूरल टिश्यूज पाए जाएंगे। सेम हियर विथ प्लांट। क्या प्लांट में केवल एक ही तरीके के टिश्यूज हैं? नहीं, हम लोगों ने टिश्यूज वाले चैप्टर में कवर किया हुआ था कि प्लांट्स के पास क्या होते हैं बेटा, प्लांट्स के पास भी 2 तरीके के टिश्यूज होते हैं ब्रॉड कैटेगरी में, दैट इज मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। फिर उसके बाद आपने देखा कि उनके पास परमानेंट में भी क्या है, टाइप्स हैं, मेरिस्टेमेटिक में भी टाइप है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हर स्तर पर आपको डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। आप चाहे छोटे स्तर पर देखें या फिर आप ब्रॉड लेवल पर देखें, आपको सभी जगह डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑर्गन लेवल पर। तो ऑब्वियस ही बात है कि लीवर जो है वो इंटेस्टाइन से अलग होगा, इंटेस्टाइन जो है वो पेनक्रियास से अलग होगी, हार्ट अलग है, लंग्स अलग है, सभी स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलग है। देन फिर हम ऑर्गन सिस्टम लेवल पर भी देखें तो विद इन द बॉडी अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं। जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सभी सिस्टम एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, उनका कॉम्पोजिशन भी अलग अलग रहेगा, उनमें प्रेजेंट वेराइटी ऑफ ऑर्गन भी अलग अलग होंगे। इसको हम भी लिख देते हैं 1-2 ऑर्गन्स के नाम, जैसे लीवर, जैसे इंटेस्टाइन एक्सेट्रा। सेम ऑर्गन सिस्टम्स को हम लोग देखते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सेट्रा। सभी के फंक्शंस भी अलग अलग हैं। लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का रहेगा। आप देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है, तो इट विल प्रोवाइड यू न्यूट्रिएंट्स। नाउ नेक्स्ट आप देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा न्यूट्रिएंट को, गैसेस को आपकी बॉडी के अंदर। अगला हम लोग देखते हैं बायोम। ये लार्ज जो आपके एरियाज होते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने जो डाइवर्सिटी देखी वो विद इन द ऑर्गेनिज्म देखी। अब उसके बाद जब पृथ्वी पर लाखों तरीके के वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं तो उनके बीच में किस प्रकार से डाइवर्सिटी होगी, उस चीज़ को हम लोगों को कवर करना है। तो वो हम लोग कवर करेंगे बायोम लेवल पे। बायोम का मतलब लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज जो होते हैं, लाइक डेजर्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, वेटलैंड्स एक्सेट्रा। तो ये आपके अलग अलग बायोम होंगे। आपको यहाँ पर भी डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट फॉरेस्ट में पाए जाने वाले प्लांट से अलग होंगे। आप देखेंगे जो ग्रासलैंड्स हैं, ग्रासलैंड में पाए जाने वाले प्लांट्स, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनकी स्ट्रक्चर्स, उनकी डेजर्ट से अलग होंगी। वहाँ पर पाए जाने वाले एनिमल्स के बीच में भी डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो यही सारी चीज़ों को हम लोगों को बहुत स्मूथली इस चैप्टर के अंदर कवर करना है और आपको इस चीज़ को याद भी रखना है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके नीट वाले एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। बहुत स्मूथली हम लोग इस चैप्टर को कवर कर रहे हैं। इस चीज़ को अब हम लोग समझते हैं लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी को। इससे पहले मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी समझा दी कि रेंजिंग फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल टू द बायोम, के मैक्रोमोलिक्यूल से बायोम तक आपके पास क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। अब हम लोग लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी को कवर कर पाएंगे। देखेंगे हम लोग जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है
जेनेटिक डाइवर्सिटी आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा कि जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, डाइवर्सिटी विद इन द जीन्स। जेनेटिक लेवल पर जो डाइवर्सिटी रहेगी वो आप क्या बोलोगे, विद इन द सेम स्पीशीज, सेम स्पीशीज के बीच डाइवर्सिटी विद इन द सेम स्पीशीज। एक सिंगल स्पीशीज के बीच में पाई जाने वाली डाइवर्सिटी को आप जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलेंगे। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, क्या हम लोग सभी बिल्कुल सेम एग्जैक्ट जीन्स को रखते हैं? नहीं, आप हमसे डिफरेंट हैं, हम आपसे डिफरेंट हैं। किस तरीके से? इन टर्म्स ऑफ जीन्स। हमको डिफरेंट जीन्स मिले हैं, आपको डिफरेंट जीन्स मिले हैं फ्रॉम योर पेरेंट, बट फिर भी हम लोग सभी सेम स्पीशीज के मेंबर हैं। दैट इज ऑल ऑफ अस आर ह्यूमन बीइंग। हम लोग सारे के सारे होमो सेपियंस हैं। अगला हम लोग देखते हैं कि जो सेम स्पीशीज के बीच में डाइवर्सिटी है किस बेसिस पे होती है, तो ये होती है बाय जीन्स। जीन्स जो होते हैं, जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैरेक्टर्स के लिए। आपको पता है कि भारत में राइस के मोर देन 50,000 वेराइटीज़ पाए जाते हैं। उसके अलावा इंडिया में ही जो मैंगो के हैं तो 1000 वेराइटीज़ से ज़्यादा मैंगो की भी वेराइटीज़ पाए जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे डाइवर्सिटी विद इन द सेम स्पीशीज इन इंडिया। अगर हम लोग देखते हैं मोर देन 50,000 varieties of rice are present। उसके अलावा क्या है, 1000 varieties of mango हैं, more than 1000। species मैंगो है। तो आप इसको देखेंगे, जो आपके पास क्या रहेगा कि इंडिया में आपके पास मोर देन 50,000 वेराइटीज ऑफ क्या रहेंगे, राइस रहेंगे, यानी राइस के स्ट्रेन्स हैं, और 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगो हैं। 1000 वेराइटीज, आप स्पीशीज भी बोल सकते हैं, आप वेराइटी भी बोल सकते हैं कि आपके पास क्या रहेंगे, इतने टाइप के मैंगो हैं। अब अगर हम लोग देखें कि चीज़ को कि जो ये 50,000 वेराइटीज़ हैं ये किस तरीके से एक दूसरे से अलग हैं। अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में बताया था कि जो ये राइस होते हैं, राइस या फिर किसी भी तरीके के फल फ्रूट होंगे, ये सारे के सारे एक दूसरे से अलग होंगे इन टर्म्स ऑफ इट्स टेक्सचर, इन टर्म्स ऑफ इट्स अरोमा, उनकी खुशबू, उसके अलावा इन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रक्चर ऑल्सो। आप देखते हैं बासमती राइस थोड़ा सा लंबा होता है नॉर्मल राइस की अपेक्षा। आप देखेंगे मैंगो के भी डिफरेंट वेराइटीज़ पाए जाते हैं। जो वेराइटीज़ मैंगो के पाए जाते हैं आपके आसपास, आप लोगों ने देखा होगा एक बड़ा वाला आम आता है, एक छोटा वाला आम आता है। आप लोगों के कॉमन एरिया में हो सकता है दशहरी आम मिलता हो सकता है आपके कॉमन एरिया में जो अल्फांसो मैंगो मिलता हो सकता है कि आपके एरिया में किसी भी तरीके का कोई दूसरा आम मिलता हो। तो ये आपके पास क्या रहेंगे, वेराइटीज़ रहेंगे जो आपके पास हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी, देन फिर हम लोग इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को देखेंगे। पहले हम लोग किस चीज़ को देखते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी। ये तो था जेनेटिक डाइवर्सिटी जीन्स, क्योंकि 50,000 राइस ही हैं, राइस है, ये आपके क्या हैं 50,000 वेराइटीज़ हैं, यानी इसकी खुद की ही वो स्पीशीज हैं जो जीन्स के कारण से क्या हुए, अलग अलग बता दिए गए। उसके बाद आपने देखा 1000 स्पीशीज है, तो आपके पास किसकी है, मैंगो की है। अब ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट नंबर वाला मैंगो है तो सेकंड नंबर वाला मैंगो नहीं, कुछ और उसको बोलोगे आप, रहेगा वो मैंगो ही, बस हो सकता है कि उसका पल अलग हो सकता है कि वो खट्टा हो, दूसरा वाला मीठी वैरायटी का हो। तो ये सारा किस कारण से, ड्यू टू द कॉम्पोजिशन ऑफ जीन्स। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी को। जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो आपकी कैसे रहेगी, एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज से अलग अलग होगी।
क्या होगी, एक स्पीशीज जो होती है वो दूसरे स्पीशीज से क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। किस तरीके से रहेगी, तो अपीयरेंस हो सकता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि किसी भी तरीके के पर्टिकुलर जानवरों में हो सकता है, तो स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होगा, विद इन द डाइवर्सिटी विद इन स्पीशीज। अब जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो किसी एरिया में आप क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। जैसे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं उनके पास क्या है, ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी है। ये है वेस्टर्न घाट्स। तो इन वेस्टर्न घाट्स में ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी है देन ईस्टर्न घाट्स की अपेक्षा। अब इन टर्म्स ऑफ क्या रहेगा, एम्फीबियन, यहाँ पर एम्फीबियन डाइवर्सिटी ज्यादा है और यहाँ पर एम्फीबियन डाइवर्सिटी कम है। एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे कि चीज का वेस्टर्न घाट्स हैव मोर एम्फीबियन स्पीशीज देन ईस्टर्न घाट्स, यानी कि आपको वेस्टर्न घाट्स की अपेक्षा ईस्टर्न घाट्स में स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने ज़्यादा मिलेगी। अब हो सकता है कि आपको रेगिस्तान में डाइवर्सिटी कम देखने मिले, रेन फॉरेस्ट में ज़्यादा देखने मिले, और जनरली होता भी यही है कि आपको डेजर्टेड एरियाज में डाइवर्सिटी कम देखने को मिलती है देन दैट ऑफ ईस्टर्न घाट, देन दैट ऑफ आपके अदर एरियाज लाइक रेन फॉरेस्ट या फिर अदर पार्ट्स ऑफ अवर इंडिया। नेक्स्ट आप ये चीज़ देख सकते हैं, एक और एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी ने कवर किया हुआ है वो ये है कि इंडिया हैज़ मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी देन नॉर्वे। नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है जहाँ पर क्या होगा, स्पीशीज डाइवर्सिटी कम पाई जाती है ड्यू टू इट्स जियोग्राफिकल एरिया। उसके अलावा इंडिया के जियोग्राफिकल एरिया के कारण से भारत के पास जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ आपके पास क्या रहेगा, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी विद इन इकोसिस्टम्स। आपके पास क्या रहेगी, डाइवर्सिटी अमंग diversity among ecosystems like desert, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम। ये आपके क्या हुए, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गए, एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या रहेगा, एक्वाटिक डाइवर्सिटी होगी। उसके अलावा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या होगा, टेरेस्ट्रियल डाइवर्सिटी होगी, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रह रहे हैं वो आपके क्या रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि लैंड एरिया में रहेंगे। वेयर्स अगर हम लोग ये देखते हैं कि जो डाइवर्सिटी आपकी कहाँ पाई जाएगी, एक्वाटिक इकोसिस्टम में पाई जाएगी, तो वो आपको मछलियाँ डेजर्ट में नहीं मिलेंगी और कैक्टस जो रहेगा वो आपको पानी में नहीं मिलेगा। तो दैट इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। अब ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपको इंडिया के या फिर वर्ल्ड के अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है। अब हम लोग हमारी नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। देखना है कि नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ जो है, ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी, वो कितनी है और किन किन के अकॉर्डिंग कैसी होगी। आप देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू IUCN, आपने IUCN का नाम सुना होगा, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में भी देखा था। उसके अलावा आपने कई बार IUCN का जिक्र किया होगा। IUCN का मतलब क्या रहेगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसका हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं।
तो फुल फॉर्म रहेगा IUCN का, आपके सामने लिखा हुआ है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि IUCN जो है एक संस्था है जो कंजर्वेशन के लिए काम करती है नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज के। आपको ये देखना है कि IUCN के अकॉर्डिंग IUCN ने क्या बोला कि डेटा क्या है, कितनी जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है हमारे अर्थ पर है। तो बेटा 1.5 मिलियन स्पीशीज जो है IUCN के अकॉर्डिंग अर्थ पर प्रेजेंट है। लेकिन हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड में तो पढ़ा था कि 1.7 से 1.8% बायोडाइवर्सिटी है। आप IUCN के अकॉर्डिंग 1.5 मिलियन को याद रखेंगे। अब उसके बाद क्या होता है कि कुछ एस्टिमेशंस ऐसे हैं जिनमें ऐसा बोला गया कि कम से कम 20 लाख से ज़्यादा जो स्पीशीज हैं वो आपके क्या हैं, अर्थ पर प्रेजेंट हैं। कई सारे एस्टिमेशंस हैं जो आपसे ये बोलते हैं कि क्या रहेगा, जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो आपकी मोर देन 20 लाख है, या फिर अदर आपके पास क्या रहेंगे, एस्टिमेशंस रहेंगे। बट हम लोगों को याद जो रखना है अकॉर्डिंग टू IUCN और अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मेज ग्लोबल एस्टिमेट, हम लोगों को याद रखना है कि जो रॉबर्ट मे का ग्लोबल एस्टिमेट है उसके अकॉर्डिंग जो स्पीशीज आपके पास डाइवर्सिफिकेशन है वो कितना है। तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे आपके पास 7 मिलियन, इन्होंने बोला कि 7 मिलियन स्पीशीज जो हैं आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। इनका कहना है कि 7 मिलियन स्पीशीज जो है वो अर्थ पर प्रेजेंट है। अब बाकी आप देखेंगे कि चीज़ से कि हम लोगों ने मतलब कितना डिस्कवर कर रखा है, तो हम लोगों ने अभी ओनली, उन्होंने बोला कि ही कंक्लूडेड कि ट्रॉपिकल एरियाज जो हैं, ही concluded that tropical areas have 22% biodiversity, but it is according to him, उनका कहना है according to him 22% biodiversity tropical areas में, बाकी 10 to be discovered। उसको आगे की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको क्या किया जाएगा, उसको डिस्कवर किया जाएगा, अभी किया जाना बाकी है। यानी हम लोग 22% समथिंग डिस्कवर कर चुके हैं, रिमेनिंग हम लोगों को आगे चल करके डिस्कवर करना है। वहीं पर 1-2 लाइन्स आपको NCERT में मिल जाएंगी कि कई सारे साइंटिस्ट लोगों का कहना था, या फिर आपके पास कुछ ऐसे एस्टीमेट है जो बोलते 20 जो अब मिलियन स्पीशीज़ आर देयर ऑन अर्थ। तो नहीं, 20 मिलियन स्पीशीज़ नहीं, रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कि 7 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे एस्टीमेट लिखा हुआ है। एस्टीमेट मतलब अनुमान होता है, उन्होंने कहा नहीं कि ये एग्जैक्ट है, बट ये अनुमानित है कि आपके पास 7 मिलियन स्पीशीज अर्थ पर हो सकते हैं। यानी हम लोगों ने केवल और केवल अभी तक 22% स्पीशीज को ही डिस्कवर कर पाया है। उसके बाद हम लोग आगे चल के डिस्कवर करते रहेंगे। टैक्सोनॉमिस्ट अभी इस चीज़ पर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कितने एनिमल्स, कितने प्लांट्स, किस तरीके की वेराइटीज़, कितनी क्वांटिटी में अर्थ पर प्रेजेंट हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने एक चार्ट है फ्रॉम NCERT। मैंने इस चार्ट को इंक्लूड किया हुआ है आपकी स्लाइड में। आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स कितने हैं, वर्टिब्रेट्स कितने हैं, प्लांट स्पीशीज़ कितने हैं। आप अगर एक एस्टीमेट लेते हैं और उसके अलावा अगर आप ये देखते हैं कि कैसे ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है,
इनटू डिफरेंट पार्ट्स। तो आप देखेंगे कि जितने भी आपके पास क्या है बायोडाइवर्सिटी है, उस बायोडाइवर्सिटी का आपके पास 70% जो रहेगा वो एनिमल है, यानी कि टोटल जो स्पीशीज़ हैं, टोटल स्पीशीज़ ऑन अर्थ, इसका जो आपके पास 70% है, 70% एनिमल्स है और उसके अलावा 22% आपके पास प्लांट्स हैं, प्लांट्स इंक्लूडिंग फंजाई। टोटल स्पीशीज ऑन अर्थ 70% आपके पास एनिमल और 22% आपके पास क्या है, प्लांट्स इंक्लूडिंग फंगाई। अब आपको पता है कि 70 + 22 आपके पास क्या हो जाएगा, 92%। रिमेनिंग जो 8% है ना, उसमें किसको रखा गया है, उस रिमेनिंग 8% में प्रोटिस्टास, उसके अलावा अदर जो ग्रुप है आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो सारे आपके कहाँ पे इंक्लूडेड हो जाएंगे, उसे 8% में हो जाएगा। देन आप देखेंगे किस चीज़ को, कि इस 70% में भी जो 70% एनिमल्स हैं, इस 70% का अगर हम लोग देखें तो 70% क्या रहेगा, इंसेक्ट। ठीक, कितना रहेगा, इंसेक्ट रहेगा, और रिमेनिंग जो रहेंगे वो अदर ग्रुप्स हो जाएंगे। रिमेनिंग 30% में आपके पास क्या आ जाएंगे, अदर ग्रुप्स हो जाएंगे। यानी कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने किंगडम एनिमलिया में कवर किया हुआ था कि आपके पास जो पूरा का पूरा लिविंग वर्ल्ड है, उस लिविंग वर्ल्ड को हम लोग क्या करते हैं, एनिमल किंगडम जो रहेगा, जो एनिमल्स हैं उनको 11 मेजर फाइलम्स में डिवाइड करते हैं। अब आप समझो कि जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट आपके एक कौन से वाले फाइलम में आ रहा है, आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट आ रहा है। अब आर्थ्रोपोडा की भी एक क्लास है इंसेक्ट, तो आप ये सोचें कि एक क्लास के मेंबर इतने डोमिनेंट हैं, दैट इज 70% तो आपके पास पूरा का पूरा एनिमल्स का इंसेक्ट ने ही कवर कर लिया। देन फिर आप देखेंगे 30% अदर ग्रुप, अदर ग्रुप्स में आप याद रखेंगे कि सारे फ्रॉम आपके पास क्या रहेगा, कि जो सबसे पहला ग्रुप रहेगा आपके पास पोरीफेरा से लेकर के सारे जो आपके हायर वर्टिब्रेट्स तक रहेंगे, वो आपके कितने रहेंगे, 30%। आप सोचिए कितना ज़्यादा जो आपके पास इंसेक्ट्स के पास वेराइटीज़ हैं वो रहेंगे। फिर आप देखेंगे ये जो 22% आपके पास प्लांट्स हैं इंक्लूडिंग फंजाई, तो ये जो फंजाई है ये मोर देन कंबाइंड टोटल, ये कितना है, मोर देन कंबाइंड टोटल ऑफ टेट्रापोडा। आप देखेंगे आपने 4 क्लासेस पढ़े थे, 4 क्लासेस किसमें, जो आपने वर्टिब्रेट वाला सेक्शन पढ़ा हुआ था किंगडम एनिमलिया में, आपने उसमें 4 जो आपके क्लासेस थे उनको पढ़ा, जिनको हम कंसीडर करते हैं टेट्रापोडा। तो आप इस टेट्रापोडा का देखेंगे कि क्या रहेगा, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन। तो ये आप सोच के चलो कि यहाँ पे आपके पास फंजाई बहुत ज़्यादा है, फिशेस बहुत ज़्यादा हैं, वो ये सारी जो आपके पास वेराइटीज़ रहेंगे ये आपके पास इतने ज़्यादा डाइवर्स होंगे। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास रहेगा कि जो ये सारे के सारे चार्ट्स हैं, इन सारे चार्ट्स को हम लोगों को समझना है। इन चार्ट्स में आप देखेंगे कि जो इनवर्टिब्रेट हैं, इनवर्टिब्रेट्स का मतलब क्या होगा, ऐसे एनिमल्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता है। दीज आर द लोअर ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो आपके क्या रहेंगे, इनवर्टिब्रेट कहलाएंगे, जिनमें आपने देखा कि ये जो इंसेक्ट्स हैं, अभी मैंने आपको बताया कि 70% क्या है, इंसेक्ट जो है प्रेजेंट है हमारे पूरे एनिमल्स में। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये अदर एनिमल ग्रुप हो जाएगा। अदर एनिमल ग्रुप का मतलब क्या रहेगा कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हैं, लाइक कोर्डेटा एंड अदर ग्रुप्स रहेंगे, वो आपके इसमें आ जाएंगे।
मोलस्कास को भी आप देखेंगे कि मोलस्कास भी आपके अच्छे खासे क्वांटिटी में हो, क्रस्टेशियंस भी आपके पास अच्छी खासे क्वांटिटी में है। तो अगर आप इसका सीक्वेंस देखते हैं, आप कहेंगे कि इंसेक्ट सबसे ज्यादा है, देन फिर आपके पास जो अदर एनिमल ग्रुप रहेगा, फिर आप देखेंगे मोलस्कास, देन फिर आपके पास क्रस्टेशियंस जो हैं वो आपके पास क्या रहेंगे, ज्यादा होंगे। देन हम लोग देखते हैं वर्टिब्रेट्स का अकेले, ये था आपका ओनली इनवर्टिब्रेट्स के बारे में। नाउ वी आर लुकिंग फॉर वर्टिब्रेट। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, these are higher group of animals which have vertebral column in them। उनमें vertebral column पाया जाता है, आप लोगों को पता होगा, आप लोग भी vertebrates ही हैं। Now next हम लोगों को देखना है कि इन vertebrates को हम लोग किस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो ये आपके पास पूरा का पूरा vertebrata का क्या रहेगा, क्लासिफिकेशन, जिसमें आप देख सकते पाई चार्ट में कि 50% तो इसका फिशेज ही है। आपको पता होना चाहिए कि जो फिशेज है, फिशेज आपके क्या है, 50% फिशेज हो जाएंगे, देन रिमेनिंग आपके पास क्या रहेगा, आपके पास होंगे रेप्टाइल्स, आपके पास होंगे बर्ड्स, आपके पास होंगे एम्फीबियंस और फिर मैमल्स। इन सभी को आपको सीक्वेंस में याद रखना है कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, यानी कि उनका प्रॉपर सीक्वेंस आपको याद रखना है कि फिशेज आर मोर देन these combined tetrapoda। Now next आप देखोगे कि शीज को प्लांट्स के में आप देखते हैं कि प्लांट्स जो है, प्लांट्स के चार्ट में, तो प्लांट्स में आप देखेंगे एंजियोस्पर्म्स आर प्रीडोमिनेंट। एंजियोस्पर्म्स का मतलब एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, फ्लावरिंग प्लांट है, इनको आप क्या बोल सकते हो, हायर प्लांट्स। हायर वेस्कुलर प्लांट्स, तो दीज आर हायर वेस्कुलर प्लांट। हायर वेस्कुलर प्लांट्स वो हैं जिनमें वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, प्रॉपर जाइलम एंड फ्लोएम इनके अंदर डेवलप होता है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि ये फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस फ्लावर। आपने देखा कि जो सारे के सारे जो प्लांट ग्रुप रहेगा, प्लांट ग्रुप में आपके पास एंजियोस्पर्म्स डोमिनेंट है। एंजियोस्पर्म्स क्यों डोमिनेंट है, बिकॉज दीज आर हायर वेस्कुलर प्लांट। प्लांट्स को जब आप क्या करते हो, कैटेगराइज करते हो, तो आपने प्लांट्स का भी किंगडम प्लांटी में पढ़ा था क्लासिफिकेशन, वेयर हम लोगों ने देखा थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म्स, फिर हम लोगों ने एंजियोस्पर्म्स को देखा। तो ये आपके पास क्या रहेगा, ये मोसेस, फर्न। उसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे शीज का, जो ये एल्गी है, ये लाइकेंस हैं, ठीक, ये फर्न और जो आपके पास अदर जो आपके पास ग्रुप रहेंगे वो हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट आप देखेंगे ये फंजाई है, तो फंजाई आप देख रहे हैं कि फंजाई ने भी काफ़ी सारा स्पेस जो है वो कवर किया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं किस चीज़ को, कि जो ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं और प्लांट्स हैं, ये किस सीक्वेंस में प्रेजेंट है, यानी कि इनका जो बढ़ता हुआ सीक्वेंस रहेगा कि कौन किससे ज़्यादा है, उसका सीक्वेंस आपको प्रॉपर तरीके से याद रखना है। उसके पीछे का कारण ये है कि आपको क्वेश्चन में देखने के लिए मिल सकता है। आप देखेंगे कि ये जो इनवर्टिब्रेट्स वाला सेक्शंस है, इस सेक्शन में मैंने आपको BL बताया था कि जो इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट ज़्यादा डोमिनेट है, ज़्यादा डोमिनेट दैट इज आपको भी बता चुके कि ये 70% है। फिर आप देखेंगे कि इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, अदर एनिमल ग्रुप। अदर एनिमल ग्रुप में कौन है, अदर एनिमल ग्रुप। तो इस अदर एनिमल ग्रुप में आपके पास कौन आ जाएगा, जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, अदर इनवर्टिब्रेट्स वो आ जाएंगे। ये कौन आ जाएंगे, अदर इनवर्टिब्रेट्स, ठीक। फिर उसके बाद आप इसको देखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग आगे देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे मोलस्का, मोलस्का के बाद आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, जो क्रस्टेशियन है वो हो जाएंगे। तो ये सीक्वेंस हो गया इनवर्टिब्रेट्स के लिए। नाउ वी आर लुकिंग फॉर वर्टिब्रेट्स। अब हम लोग वर्टिब्रेट के बारे में देखते हैं। ये सेक्शन आपका इसका रहेगा, एक एक करके तीनों के सेक्शन आपको याद रखने हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा हम लोगों को कौन दिखाई पड़ रहा है, फिशेस दिखाई पड़ रहे हैं। फिशेस के बाद आप देखेंगे आपको कौन दिखाई पड़ रहा है, आपको बर्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं। बर्ड्स के बाद आपको रेप्टाइल। तो आप सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे फिशेस, देन आप लिखेंगे बर्ड्स, देन आप लिखेंगे रेप्टाइल्स।
उसके बाद आपको कौन सा ग्रुप ज्यादा दिखाई पड़ रहा है? आउट ऑफ एम्फीबियन एंड मैमल, तो आप बोल सकते हैं आपको एम्फीबियन ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। देन आप देखेंगे आपके पास कौन है? मैमल्स। ठीक, तो ये आपके पास एक सीक्वेंस हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि चीज का प्लांट का सीक्वेंस, कि प्लांट में कौन से ग्रुप सबसे ज्यादा डोमिनेट है। तो आप चार्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि जो एंजियोस्पर्म्स है वो ज्यादा क्वांटिटी में है देन दैट ऑफ अदर ग्रुप। तो आप सबसे पहले लिखेंगे एंजियोस्पर्म्स को। अब आप उसके बाद देखते हैं फंजाई है। फंजाई के बाद आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है क्या है? मॉसेस है। आप मॉसेस के बाद देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे ये फर्न एंड उनके एलील्स दिखाई पड़ रहे हैं, फर्न एंड अदर ग्रुप। तो आप बोल सकते हैं कि ये आपके पास फर्न एंड एलील्स, फर्न एंड एलाइज। नेक्स्ट आप उसके बाद देखेंगे कि आपको कौन दिखाई पड़ रहा है? फंजाई भी आपके पास हो गया, मोसेस भी आपके पास हो गया, फर्न एंड एलाइज भी हो गया, फिर आपके पास लिचन दिखेगा। क्या दिखेगा? लाइकेन। ठीक, तो इस चीज को आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। आपके पास कौन कौन ज्यादा है? एंजियोस्पर्म्स है, फंजाई है, मोसेस है, फर्न्स है, लिचन्स है, एलाइज है। ठीक, इससे पहले आप क्या करेंगे कि फंजाई के बाद आप मोसेस को रखने से पहले किस चीज को रख देंगे? एल्गी को भी रख देंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा सीक्वेंस, कि क्या सीक्वेंस इसमें रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये आपके पास बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। वो हम लोगों ने वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात की कि वर्ल्ड में कितना बायोडाइवर्सिटी है। नाउ वी आर लुकिंग फॉर बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। तो हमारा भारत वर्ल्ड के 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी रीजन में से एक है। आवर इंडिया कवर्स ओनली 2.8% ऑफ लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का बहुत ही कम लैंड एरिया को कवर कर रहा है। लेकिन अगर हम बायोडाइवर्सिटी बोले तो 8.1% बायोडाइवर्सिटी इज देयर। हमारे पास 8.1 बायोडाइवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आवर इंडिया बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया क्या है? आउट ऑफ 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी में से 1 है। तो 1 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री आप बोल सकते हैं। बाकी यहाँ से आप चार्ट में देख लेंगे, नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग उसके बारे में और डिटेल देखेंगे। जो वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स में आपके पास क्या रहेगा? 26% बायोडाइवर्सिटी। नदर्न ईस्ट में आप देखेंगे 30% बायोडाइवर्सिटी है। जबकि आप ईस्टर्न घाट्स में देखेंगे तो 24% बायोडाइवर्सिटी है। सेंट्रल इंडिया और गैंगेटिक प्लेन 9% बायोडाइवर्सिटी को होल्ड करता है। वेयर वेस्टर्न हिमालय आप रीजन देखते हैं तो उसमें 10% बायोडाइवर्सिटी दिख रही है। उसके बाद आप वेस्टर्न डेजर्ट्स को देखते हो तो दे हैव ऑल्सो बायोडाइवर्सिटी ऑफ 1%। तो आपको दिखाई पड़ रहा है अलग अलग रीजन्स जो है हमारे भारत के, अलग अलग रीजन जो है हमारे इंडिया के, उनका जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी कितना % कवर हो रहा है उस चीज़ को आपने स्लाइड में देखा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं देखिए ये सारी जो बायोडाइवर्सिटी जिसकी हम लोगों ने बात की ना कि वेस्टर्न घाट है, नदर्न ईस्ट है, ईस्टर्न घाट्स है, व्हाई दे हैव मोर बायोडाइवर्सिटी देन दैट ऑफ डेजर्ट? बिकॉज ऑफ देयर क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्योंकि जहाँ पर सर्वाइवल कंडीशंस बहुत अच्छे होंगे, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ पर एनिमल्स की वैरायटी भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो दैट्स व्हाई दीज रीजन्स हैव मोर बायोडाइवर्सिटी देन दैट ऑफ दीज रीजन्स। दीज रीजन्स आर आल्सो हैव बायोडाइवर्सिटी बट दे हैव मोर बायोडाइवर्सिटी देन दैट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला है कि आपने सारी चीज़ें देखी। अब ये तो हो गया कि हम लोगों ने सभी ग्रुप्स को इंक्लूडेड कर लिया। वी इंक्लूडेड प्लांट, वी इंक्लूडेड एनिमल। आपने अभी देखा कि हम लोगों ने पूरा 100% का 70% क्या बोला? एनिमल्स है। रिमेनिंग 22% क्या बोला? कि दे आर प्लांट्स अलोंग विद फंजाई। फिर उसके बाद आपने देखा कि रिमेनिंग 8% में मैंने आपको बोला कि प्रोटिस्टा एंड अदर एनिमल्स रहेंगे, जो लोअर एनिमल्स थे वो। बट हम लोगों ने कहीं प्रोकैरियोट्स के बारे में बात क्यों नहीं की? उसके पीछे का कारण आप देखेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक स्पीशीज़ हैं वो बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड ही नहीं करे गए।
अगर प्रोकैरियोटिक स्पीशीज को बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड कर लिया गया तो आप ये सोचें कि ये जो आप 20 मिलियन एस्टीमेट, 7 मिलियन एस्टीमेट, वो तो बहुत पीछे रह जाएगा, केवल प्रोकैरियोट्स ही आपके मिलियंस ऑफ स्पीशीज में आ जाएंगे। अब क्यों नहीं उनको इंक्लूड किया गया, उसके आपके पास क्या रहेंगे, कुछ मेन रीजंस हैं स्टेटेड बाय एनसीईआरटी, और उसके अलावा जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने मेन रीजन बताए, वो क्या रहेंगे, बिकॉज दे आर नॉट श्योर अबाउट टोटल नंबर ऑफ प्रोकैरियोटिक स्पीशीज, वो श्योर ही नहीं है। उसके पीछे का कारण क्या होगा, तो सबसे पहला कारण जो है वो ये है कि मिलियंस ऑफ स्पीशीज आर फाउंड। आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरियाज जो है, बैक्टीरियाज आर फाउंड एवरीवेयर, हर जगह बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, तो उनकी जो जनसंख्या है, बैक्टीरियाज की जो आपकी क्वांटिटी रहेगी वो फिर क्या होगी, मिलियंस में होगी। अब मिलियंस ऑफ स्पीशीज आर फाउंड, यानी कि आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, मेनी ऑफ देम कैन नॉट बी कल्चर्ड इन लेबोरेटरी। अब मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने बैक्टीरियाज को डिस्कवर करना भी चालू कर दिया, लेकिन आप ये बताएं कि कई सारे तरीके के वेराइटीज ऑफ बैक्टीरियाज हैं जो कल्चर ही नहीं किए जा सकते, तो दैट्स व्हाई पॉसिबल ही नहीं है कि उनको आप क्या कर पाएं, स्टडी कर पाएं। नेक्स्ट रहेगा, दे म्यूटेट फास्टर, बहुत ज़्यादा तेज़ी से उनमें म्यूटेशन आता है, तो पता चला कि आपने बैक्टीरियाज को डिस्कवर किया, वो म्यूटेशन करके अगली स्पीशीज बना लिया, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनको क्या करना, डिस्कवर करना। तो आप देख सकते हैं, एक और चीज़ बोल सकते हैं कि conventional taxonomic tools are not there to determine the number of bacterial species or prokaryotic species, number of prokaryotic आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो प्रोकैरियोटिक स्पीशीज हैं या फिर प्रोकैरियोटिक स्पीशीज हैं, जो प्रोकैरियोटिक स्पीशीज होते हैं उनका आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, वी कैन नॉट सी देम बाय आवर नेकेड आइज, हम लोग उनको अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, यानी आप उनको अपनी नग्न आंखों से देख ही नहीं सकते। तो आपको चाहिए कि टैक्सोनॉमिस्ट जो रहे वो पर्टिकुलर उसको जगह टू जगह जाकर के डिस्कवर करें, लेकिन वो एक जगह से जैसे ही दूसरी जगह जाएंगे पता चला उसी जगह रहने वाला बैक्टीरिया क्या कर लिया, इवॉल्व होकर के दूसरी वेराइटी बना लिया। तो दैट्स व्हाई हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक टूल्स या कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक एड्स नहीं है, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट डिस्कवर देम। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कुछ डेटा हम लोगों के पास है, उस डेटा को हम लोग एज इट इज याद रखेंगे। जो आपके पास पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज अवर नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से चैप्टर्स को हम लोगों को कवर करना है। तो दिस इज अवर नेक्स्ट चैप्टर, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें हम लोगों को ये देखना है कि जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी को हम लोग किन किन पैटर्न्स में क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी किस तरीके से जो बायोडाइवर्सिटी है वो अर्थ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज द पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ पर आपके पास एक सामने डायग्राम बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमने हमारी अर्थ को क्या है, अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर रखा है। आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हम लोग हमारी अर्थ को क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स में डिवाइड करते हैं। अब जो ये आपके पास क्या रहेंगे, लैटिट्यूड्स रहेंगे, इन लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग हम लोग हमारी अर्थ को क्या कर सकते हैं, अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज हम लोग हमारी अर्थ को ट्रॉपिकल जोन में, टेम्परेट जोन में और पोलर एरिया में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अभी इस डायग्राम के इंस्टेड हम लोग इस साइड पे भी इसी चीज़ को ड्रॉ करके थोड़ा सा देख लेंगे। आप देखेंगे, आप लोगों को पता है कि हमारी अर्थ पे क्या रहेगा, ये 0 डिग्री वाला जो पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड इक्वेटर। उसके बाद आप जैसे इस तरफ पे जाएंगे तो ये आपको 30 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे 30 डिग्री साउथ आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखाई पड़ता है।
यहाँ पर जो आपका इंसिडेंट रेज होती सन की वो डायरेक्ट पड़ रही होती हैं, डायरेक्ट सनलाइट आ रही होती है। देखो सनलाइट स्ट्राइक्स मोस्ट डायरेक्टली, इक्वेटर पे तो बेटा सबसे ज़्यादा सनलाइट आएगी। फिर आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन जगहों तक सनलाइट बिल्कुल डायरेक्टली पहुँच रही है। तो दैट्स वाई हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये वाला एरिया क्या है बेटा, टेम्परेट। क्या रहेगा, टेम्परेट, सॉरी ये वाला जो एरिया रहेगा, ये वाला एरिया आपका क्या रहेगा, ट्रॉपिकल एरिया होगा। क्या होगा, ट्रॉपिकल एरिया होगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला एरिया जो है यहाँ से यहाँ तक वाला, ये आपके पास टेम्परेट एरिया होता है। दिस एरिया इज कॉल्ड पोलर एरिया। ये एरिया आपके पास क्या रहेगा, पोलर एरिया होगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी चीज़ को साइड में बना करके एक एक करके, तो आपको क्लियरली ये चीज़ समझ में आ जाएगी। जस्ट लाइक दिस डायग्राम, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग जो लेटीट्यूड्स होंगे वो लेटीट्यूड्स में किस तरीके से आपके पास बायोडाइवर्सिटी क्यों ज़्यादा है। आप देखेंगे कि यहाँ पे सामने ही बना हुआ है आपके पास कि हम लोग अपने अर्थ को बिल्कुल बराबर दो भागों में डिवाइड करेंगे। दैट इज आपके पास क्या रहेगा, जो 0 डिग्री लाइन है ये आप नॉर्थ एंड साउथ में उसको डिवाइड कर लीजिए। ये आपके पास नॉर्थ वाला पोर्शन है, ये आपके पास ऊपर क्या रहेगा, नॉर्थ पोल, और दिस वन पोर्शन इज साउथ पोल। दिस लाइन इज 0 डिग्री, दिस लाइन इज ऑल्सो 0 डिग्री। इसको आप क्या बोलोगे, 23.5। दिस इज ऑल्सो 23.5, वहाँ पे 30 लिखा हुआ है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 66.5 हो जाएगा। दिस वन इज ऑल्सो 66.5, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो दिस इज पोलर एरिया। आप इसको देखेंगे ये 23.5 रहेगा। दिस इज ऑल्सो 23.5। इसको आप डिवाइड कर देंगे नॉर्थ में, इसको आप डिवाइड कर देंगे साउथ में। दिस एरिया ये आपका 66.5 नॉर्थ, ये 66.5 साउथ। ठीक, आप इन एरियाज को देखेंगे तो दिस एरिया इज कॉल्ड इक्वेटर, दिस एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और दिस एरिया इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, अब ये यहाँ पर हम लोग सन को बनाते हैं। दिस इज अवर सन। तो यहाँ से आ रही है सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट। दिस इज सनलाइट। In our photosynthesis chapter, we just covered that the sunlight is the ultimate source of energy. Ultimate source of energy है for plants. Plants के लिए plants photosynthesis करेंगे कैसे? In the presence of sunlight. If availability of sunlight is more, then आप देख सकते हैं कि availability of sunlight से क्या होगा कि जो आपके पास productivity है वो ज़्यादा होगी। तो ये जो एरिया आपको दिखाई पड़ रहा है, दिस एरिया, इस एरिया को क्या बोला हम लोगों ने, दिस एरिया इज कॉल्ड ट्रॉपिकल एरिया। क्या है, ट्रॉपिकल एरिया। तो इस एरिया में क्या रहेगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी ड्यू टू द अबंडेंट प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की बहुत खूब क्वांटिटी यहाँ पे है, जिसके कारण से यहाँ की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। इन नेचर जहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी वहाँ पर डाइवर्सिटी भी ज़्यादा होगी। उसके पीछे का कारण बिकॉज फूड है, तो दूसरे एनिमल्स आएंगे उस फूड को क्या करने के लिए, लेने के लिए, खाने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए। अब उसके बाद आप देखेंगे जब जहाँ पे ज़्यादा फूड होगा वहीं पे ज़्यादा तरीके के वेराइटी ऑफ एनिमल्स होंगे। तो दैट्स वाई ट्रॉपिकल एरिया ज़्यादा आपके पास डाइवर्सिटी रिच है देन दैट ऑफ टेम्परेट एरिया। दिस एरिया इज कॉल्ड टेम्परेट एरिया। और पोल्स पे जाते जाते तो डाइवर्सिटी घटती जाती। तो आप अगर देखते कि लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स के अकॉर्डिंग आपके पास क्या रहेगा, लोअर लैटिट्यूड्स पे आपके पास क्या रहेगा, डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। वियर्स आप जब क्या करते हैं, हायर लैटिट्यूड्स पे जाते हैं तो आपको डाइवर्सिटी कम दिखने को मिलती है। उसी तरीके से जब ऊंचाई बढ़ती है ना, हाइट बढ़ती है, एल्टीट्यूड्स, तो जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं वहाँ पर भी आपके पास क्या होगा, डाइवर्सिटी कम होती जाएगी। एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू दी पोल्स, हम जैसे इक्वेटर से पोल्स के साइड जाते हैं तो डाइवर्सिटी कम होती है। उसी तरीके से व्हेन वी आर गोइंग टू द हायर एल्टीट्यूड वहाँ पर भी डाइवर्सिटी कम होती जाती है। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
ये कुछ आपके पास एज इट इज एग्जाम्पल है जिनको आपको याद रखना है। एग्जाम्पल्स ऑफ लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज, तो बेटा कोलंबिया जो है वो इक्वेटर के पास है, तो दैट्स व्हाई इट हैव 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। आप एज इट इज इन लाइंस को याद रखिए, बाकी मैं आपको अभी उसको एग्जाम्पल के साथ दिखा रही हूँ। इक्वेटर के पास रहने के कारण कोलंबिया में 1400 स्पीशीज बर्ड्स के हैं। वेयर्स आप देखेंगे इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में है, दैट इज इसमें आपके पास क्या रहेगा, ओनली 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर देयर। आप थोड़े और दूर जाते हैं न्यूयॉर्क के साइड में, दैट इज 41 डिग्री नॉर्थ के साइड में आप जा रहे हैं, तो आपको ओनली 105 स्पीशीज ही देखने मिलते हैं। और आप अगर उससे भी ज़्यादा आगे जाते हैं ग्रीनलैंड वाले एरिया में, दैट इज 71 डिग्री नॉर्थ एरिया में, आपको ओनली 56 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे, आप जैसे जैसे इस एरिया से ऐसे दूर के साइड पे जाते जा रहे हैं ना, तो आपको जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो आपको कम होती नजर आ रही। वही मैंने आपको बोला, एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स, बायोडाइवर्सिटी जो होगी वो कम होती जाएगी। आप इस साइड से भी इस साइड आएंगे तो भी बायोडाइवर्सिटी कम होती जाएगी। नाउ नेक्स्ट हम लोगों को देखना है, अगला रहेगा सेकंड जो आपके पास टॉपिक रहेगा, उसमें आपके पास रहेगा कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन्स जो हैं, ट्रॉपिक्स में पाए जाने वाले फॉरेस्ट रीजन जो हैं, उनके पास क्या रहेगा, लाइक इक्वेटर हैज अप टू 10 टाइम्स वेस्कुलर प्लांट। अब एक्चुअल में क्या रहेगा, जो ट्रॉपिक्स में फॉरेस्ट हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी हाई है, ड्यू टू द हायर प्रोडक्टिविटी दे हैव 10 टाइम्स मोर वेस्कुलर प्लांट स्पीशीज एज कंपेयर टू द टेम्परेट फॉरेस्ट रीजन लाइक मिड वेस्ट ऑफ यूएसए। आप यूएसए में देखेंगे तो आपको वेस्कुलर प्लांट्स की क्वांटिटी कम दिखाई पड़ेगी। वेयर्स अगर आप लोग देखेंगे कि चीज़ को कि ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट्स होते हैं उनमें आपको जो वेस्कुलर प्लांट की स्पीशीज बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। कारण वही कारण रहेगा जो अभी आपको बताया है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, These are examples of it. First example number of bird species. Second example आपके पास क्या था, tropical forest regions जो हैं उनमें वेस्कुलर प्लांट्स की क्वांटिटी ज़्यादा है देन दैट ऑफ आपके पास मिडवेस्ट यूएसए के। नाउ अगला आपको देखना है, अगला आपके पास एक एग्जांपल है अमेज़न रेन फॉरेस्ट का। जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट आपके साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, उनके पास ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ अर्थ है। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में कि जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन है, जिनमें बायोडाइवर्सिटी एक हद तक बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। तो आप देखेंगे ये साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ स्पीशीज़ का डेटा लिखा हुआ है। आप नंबर ऑफ स्पीशीज़ को देखेंगे तो आपको यहाँ पे 40,000 प्लांट वेराइटीज़ मिलेंगे, 3,000 टाइप ऑफ आपको फिशेस के वेराइटीज़ दिख रहे हैं, 1,300 बर्ड्स के वेराइटीज़ हैं, 427 मैमल। ये आपको इसलिए सीधा सीधा डेटा दिया गया है ताकि आप इसको एज एक्यूरेट नंबर्स में याद रख सकें। अब आप बोलेंगे कि आपको इतना सारा नंबर कैसे याद होगा, बहुत ज़्यादा है। तो इस चैप्टर में बेटा आपको ये वाला डेटा याद रखना ही रखना है। कारण क्या रहेगा, जैसे आप अपना मोबाइल नंबर या फिर कोई भी एड्रेस होता है एक बार में याद कर लेते हैं क्या, नहीं, उसी तरीके से आपको ये वाला डेटा भी एक बार में थोड़ी याद हो। आप रिपीटेड 2 से 3 बार जब पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 427 मैमल्स के वेराइटीज पाए जाते हैं। उसी तरीके से आप याद रख लेंगे 427 एम्फीबियंस के वेराइटीज़ है, देन 378 रेप्टाइल्स के वेराइटीज़ है, और उसके अलावा मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स के वेराइटीज़ अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट आप देखेंगे कुछ रीजन मैंने ऑलरेडी मेंशन आपको कर दिया, अभी मैंने आपको समझाया था कि क्या रीजन है हायर प्रोडक्टिविटी के इन ट्रॉपिकल एरियाज। उसी चीज को हम लोग फिर से कवर कर रहे हैं कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ हायर बायोडाइवर्सिटी, दैट इज स्पीशीज रिचनेस। उसी चीज को आप क्या बोलोगे, स्पीशीज रिचनेस। स्पीशीज रिचनेस का मतलब जहाँ पे बहुत सारी स्पीशीजेस हो। तो इन ट्रॉपिकल एरियाज व्हाई स्पीशीजेस आर वेरी हाई, सबसे पहला कारण है ट्रॉपिक्स हैड मोर एवोल्यूशनरी टाइम। ट्रॉपिक्स को क्या मिला, एवोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा समय मिला देन दैट ऑफ पोलर एरियाज। उसके अलावा आप देखोगे रिलेटिवली कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट, यहाँ पे लेस सीजनल है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सीजन्स नहीं पाए जाते, लेस सीजनल का मतलब फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होते हैं सीजन्स मोर प्रेडिक्टेबल हैं। आप इसको ये बोल सकते हैं, लेस सीजनल का मतलब
seasons are more predictable. सीजन्स आर मोर प्रेडिक्टेबल. प्रेडिक्टेबल का मतलब क्या रहेगा कि आपको पता है कि अक्टूबर के बाद सर्दी आएगी, नवंबर से आपके यहाँ पे भारत में सर्दी आने वाली है, जुलाई में आपके पास बारिश होगी ही होगी, जून में गर्मी होगी ही होगी. ऐसा नहीं है जून में बर्फ गिरने लगेगी या फिर दिसंबर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी. तो दैट्स व्हाई रिलेटिवली कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट है. क्या है? कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट है, लेस सीजनल है. लेस सीजनल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि यहाँ सीजन नहीं होते. इसका मतलब होगा सीजन्स आर मोर प्रेडिक्टेबल. आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि कब कौन सा वाला सीजन आएगा. नेक्स्ट आप देखेंगे दे रिसीव मोर सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी दैट इज अभी आपको बताया कि सन से आने वाले इंसिडेंट रेज डायरेक्ट इन्हीं वाले एरियाज में आ रहे. तो व्हेन सनलाइट कम्स हियर इन अबंडेंट क्वांटिटी देन फूड विल बी प्रोड्यूस इन अबंडेंट क्वांटिटी ऑल्सो. जब फूड ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है उसको खाने वाले उस एरिया में ज़्यादा होंगे. तो जो उनको खा रहे हैं उनको खाने वाले भी उस एरिया में ज़्यादा होंगे. अब ऑब्वियसली बात है शेर उस एरिया में थोड़ी ज़्यादा रहेगा जिस एरिया में उसे फूड ना मिले. जब ग्रास को खाने वाले बहुत ज़्यादा जानवर उस जगह पे हैं तो उस जानवरों को खाने वाले जानवर भी तो उसी जगह पर होंगे ना. तो दैट्स वाई यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है. देयर इज मोर सोलर एनर्जी. जब इनके पास मोर सोलर एनर्जी है, ज़्यादा सोलर एनर्जी है, विच कंट्रीब्यूट्स टू ग्रेटर प्रोडक्टिविटी. जब प्रोडक्टिविटी हाई होगी तो बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा होगी. प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो एनिमल जो स्पीशीज रिचनेस भी ज़्यादा होगी. मोर प्रोडक्टिविटी आप बोल सकते मोर productivity leads to more species. नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल आपके पास क्या है फ्यूजीवोरस बर्ड्स. फ्यूजीवोरस बर्ड्स का मतलब है फ्रूट ईटिंग. क्या बोलोगे? फ्रूट ईटिंग. फ्रूट ईटिंग जो बर्ड्स हैं एंड मैमल्स हैं वो आपके क्या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल एरियाज में क्या हैं ज़्यादा हैं देन दैट ऑफ अलग जो कॉन्टिनेंट रहेंगे. इनका वो वैल्यू जो होगा, वैल्यू अभी अपन लोग पढ़ेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा डाइवर्सिटी का उसके अकॉर्डिंग कि जो z का वैल्यू है, z दैट इज अभी आपके पास एक क्या रहेगा इक्वेशन आएगा. उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि जो z का वैल्यू है, z का वैल्यू किस तरीके से अलग अलग एरियाज के लिए क्या होता है. जहाँ पे डाइवर्सिटी कम होती वहाँ पे z का वैल्यू 0.1 से लेकर के 0.234 ऐसा हो सकता. बट जब हम लोग देखते हैं ना कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन वाले एरियाज होंगे वहाँ पर ये जो वैल्यू है ठीक वो आपके पास क्या रहेगी 1.15. दैट इज ये आपको रिप्रेजेंट कर रही कि स्पीशीज रिचनेस इस एरिया में क्या है बहुत ज़्यादा. आप देखेंगे फ्यूजीवोरस बर्ड्स मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स. इनमें आपके पास सेट का वैल्यू ये रहेगा क्योंकि हम लोग ट्रॉपिकल एरिया की बात कर रहे हैं तो दैट्स वाई यहाँ पे फ्यूजीवोरस बर्ड्स ज़्यादा हैं. नाउ नेक्स्ट हम लोगों को देखना है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप है. अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट नाम के साइंटिस्ट हैं. इन्होंने स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया था कि किस तरीके से स्पीशीज का एरिया के साथ रिलेशनशिप होता है. तो आप ये देखेंगे इनका कहना है अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो कि साउथ अमेरिकन साइंटिस्ट हैं. उन्होंने क्या करा कि साउथ अमेरिकन जंगल में जाकर के देखा विद इन अ रीजन. अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने बताया साउथ अमेरिकन जंगल में जाकर के कि किसी रीजन में जो स्पीशीज रिचनेस होती है वो इंक्रीज होती है विथ इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट. उनका कहना है कि अगर कोई स्पीशीज जो है वो एरिया को जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करती यानी एरिया जितना बढ़ता जाएगा स्पीशीज रिचनेस उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी. सपोज करो वी आर हैविंग ओनली दिस एरिया तो देन स्पीशीज रिचनेस जो रहेगी इस एरिया में कम होगी यानी कि इसी एरिया के अकॉर्डिंग होगी. बट एज वी एक्सप्लोर मोर एरिया, जब हम और एरिया बढ़ाते हैं
उसके बाद और एरिया बढ़ाते हैं तो स्पीशीज रिचनेस भी आपके पास क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। उनका कहना ये है। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे इक्वेशंस के बेसिस पे, प्लस साथ में हम लोग क्या करेंगे इसको एक ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे कि एज वी एक्सप्लोर मोर एरिया, जैसे जैसे हम एरिया को ज़्यादा एक्सप्लोर करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा बेटा, स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जाएगी, बट अप टू अ लिमिट, बिकॉज नेचर ने किसी को भी अनलिमिटेड की एबिलिटी नहीं दी। अनलिमिटेड ग्रोथ कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी स्पीशीज ऐसी नहीं है जो अनलिमिटेड क्वांटिटी को बढ़ा सके। वाई? बिकॉज देयर आर सेवरल रीजन। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था तो व्हाट आर द रीजंस, कौन से रीजंस हैं जो स्पेसिफाई करते हैं या फिर क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं कि चीज़ को क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं ओवर पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज। हाँ, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी ग्राफ को अच्छे तरीके से कि किस तरीके से आपके पास क्या रहेगा, स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगी। दिस इज आवर स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप ग्राफ। सिर्फ इतना ही आज के लिए हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम लोग स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को देखते हैं अकॉर्डिंग टू द अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, साइंटिस्ट का नाम बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, उनके अकॉर्डिंग जो रिलेशनशिप है बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया, इट विल गिव यू अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इस चीज़ का जो आपका क्या रहेगा डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।